हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्तों, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही शानदार तरीके से जुटे होंगे। आज के इस प्यारे से सेशन में हम बात करेंगे रेलवे डी ग्रुप CET 10+2 साइंस क्लास की। और साइंस क्लास में आपको मिलने वाले हैं जादुई क्वेश्चन। बिल्कुल जी हाँ, जादुई क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे, एग्जाम को क्रैक करने का सपना पूरा करेंगे। तो मेरे साथियों, आज के इस शानदार सेशन का मैं आगाज कर देता हूँ। सारे मित्र, सारे दोस्त एक बार सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, सभी दोस्तों तक भेज दीजिएगा ताकि सबको लाभ मिल सके। अब देखो, जादुई क्वेश्चन के अंदर हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन का, जो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है। मेरे दोस्तों, आज के इस प्यारे से सेशन का आगाज करता हूं मैं एक सिंपल क्वेश्चन से। जैसे इसका करेक्ट आंसर आप निकाल पाओगे तो आपका मनोबल बढ़ेगा और आप बेहतरीन तरीके से आज के सेशन के साथ में जुड़ोगे। यदि आज का सेशन ज्वाइन करना भूल गए तो मेरे दोस्तों मान लेना कि एक बड़ी गलती कर गए हो, क्योंकि साइंस के वो क्वेश्चन जो आपने इर्द गिर्द रहते हैं और एग्जाम में बार बार छपते हैं और हम बार बार गलती करके आते हैं, तो उन्हीं गलतियों को आज समाप्त करने वाले हम। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन आप देख पा रहे हो। पुराना डाटा की यदि मैं बात करूं तो वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, लेकिन नया डाटा, इसका ध्यान रखना, 20.89%। ठीक है। नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू ओल्ड डाटा, यानी पुराने डाटा के अनुसार 78% होती है, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना 79.02%, ये बात याद रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड अपने पास में 0.02%। ऐसे तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होगी? नाइट्रोजन। तो बी ऑप्शन के साथ में आपको जाना होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो नए नए डाटा है वो आप अपने नोट्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। बल की, देखो, बल की SI इकाई क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है, पास्कल है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिएगा। बल की SI इकाई क्या है? बल की SI इकाई क्या है? बिल्कुल। तो देखो, आपको याद रखना मेरे दोस्तों, बल की SI इकाई होता है न्यूटन। तो बी ऑप्शन के साथ में जाना होगा। ये जो जूल है ये किसका मात्रक होता है? तो आपको याद रखना कार्य का मात्रक होता है। ठीक है। वाट जो है ये विद्युत शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। और पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है। तो चार क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आप क्लियर करके जा रहे हो मेरे दोस्तों। एक तो बल जो है SI इकाई है, तो बल की SI इकाई न्यूटन हो गया। और जूल किसका मात्रक हो गया? कार्य का। वाट किसका हो गया? शक्ति का। और दाब मतलब पास्कल किसका हो गया? दाब का। ठीक है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? गजब का नहीं, बड़ा बेहतरीन रसगुल्ला आपके सामने। WBC, प्लेटलेट और RBC, प्लाज्मा। मेरे दोस्तों, चार ऑप्शन आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। अपनी बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करते हैं कि मानव शरीर की बात करें दोस्तों, उसके अंदर O2 व CO2 का परिवहन कौन करता है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RBC, सी ऑप्शन। और याद रखना, इस RBC के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसको कहा जाता है मेरे दोस्तों श्वसन वर्णक। क्या कहा जाता है इसको? श्वसन वर्णक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। जो क्या काम करता है दोस्तों? तो ये O2 व CO2 का परिवहन करने का काम है करता है। तो देखो, तीन चार चीजें, एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, एक एक लाइन का, ताकि आप बहुत सारा डाटा कलेक्ट कर सको। ये जो WBC है इसका काम होता है रोगाणु का भक्षण करना, तो ये भी हमें पता चल गया। प्लेटलेट का काम होता है रुधिर का थक्का बनाना। ठीक है। और प्लाज्मा जो है टोटल ब्लड का 55% भाग बनाता है। इतने सारी चीजें हमें इसमें सीखने को मिली। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? अब आपको बताना है मेरे दोस्तों, जो ध्वनि है उसकी चाल जो है वो सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलती है? भाई, ऑप्शन नंबर एक में कह रहा है गैस, दो में कह रहा है द्रव्य, तीन में कह रहा है ठोस, चार में कह रहा है निर्वात। तो याद रखना, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है? ठोसों में। तो सी ऑप्शन के साथ में आपको जाना होगा। अगला देखो क्या कहना चाहते हैं। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? देखो दोस्तों, ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सहवनी ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सहवनी ऊतक के नाम से जानते हैं। ये जो देखो, ठीक है। अब ये जो जाइलम है इसका काम होता है जल व खनिज लवणों का परिवहन करना। तो सर, इसका करेक्ट आंसर अपने पास में क्या होगा? बी ऑप्शन। लेकिन मेरे दोस्तों, इस फ्लोएम के बारे में भी थोड़ा देख लेना। फ्लोएम जो है वो भोजन का परिवहन करता है। ये बात आपको याद रखना है। यानी भोजन का परिवहन तो किसके द्वारा किया जाएगा? फ्लोएम के द्वारा। और जल व खनिज लवणों का परिवहन किया जाएगा जाइलम के द्वारा। और दोनों को सहवनी ऊतक या सहवनी बंडल के नाम से जानते हैं। सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? मैं कहता हूं बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। चालन, सहवन, विकिरण या परावर्तन? दीजिएगा करेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्तों याद रखना, सूर्य से जो ऊर्जा आती है और पृथ्वी तक पहुंचती है तो किसके माध्यम से
पहुंचती है विकिरण के माध्यम से। तो सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अगला प्यारा सा क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मैं कहता हूं कि लगभग 70% बच्चे जो हैं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिएगा, यकृत है, फेफड़ा है, त्वचा है या फिर हृदय है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, दो करेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्तों याद रखना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। सी ऑप्शन के साथ में आपको जानना होगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले अगला, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले, सबसे बड़ी ग्रंथि तो मेरे दोस्तों याद रखना लीवर है, जिसको जिगर कहते हैं। और यकृत ग्रंथि जो है इसका वजन जो है 1.5 किलोग्राम होता है। वाह भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को देखो दो तीन चीजें फिर से नई सीखने को मिल गई। अगला क्वेश्चन देखो, सामान्य नमक का सूत्र बताइए। Na2CO3, NaCl, KCl और CaCO3। तो दोस्तों याद रखना साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। बी ऑप्शन के साथ में आपको जाना होगा, ठीक है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। पहली बात तो देखो दोस्तों ये याद रखना, ये जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कोई पूछ सकता है। तो आपको याद रखना कैल्सीफिरोल, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और याद रखना ये जो विटामिन डी होती है, इसकी एक बात और बता देता हूँ, ये जल में अघुलनशील विटामिन है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जल में अघुलनशील, देखो जल में घुलनशील पूछे ना तो दोस्तों दो ही हैं, एक तो बी और एक सी, बाकी सारी की सारी जल में अघुलनशील होती हैं, ठीक है। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स रोग, यानी बी ऑप्शन के साथ में आपको जाना होगा। और सूर्य के प्रकाश से जो विटामिन मिलती है उसका नाम है डी। तो ये बात भी आपको याद रखना, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसको कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं। ये जल में अघुलनशील होती है ना। मजेदार बात, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है। अब देखो साथियों, प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है, तो डायरेक्ट आप किसके पास में जाओगे, लीफ के पास में। ये तो है पुराना डाटा, लेकिन कोई गमले वाला प्लांट है मान लो, और वो पूरा ही ग्रीन कलर का है, हरा है, ठीक है ना। तो अब वो पूरा ही ग्रीन है, इसका मतलब उसके स्टेम यानी उसके तने में भी, और उसके जैसे हम बात करें तने के अंदर भी क्या होता है भाई, क्लोरोफिल वर्णक है, तो वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो याद रखना मोस्टली यदि बात करें तो पत्ती होगा, वरना तो पौधे के वायव्य भाग यदि वो ग्रीन कलर के हैं जिसमें क्लोरोफिल वर्णक है, सब में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजली की इकाई धारा क्या है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है या वाट है। देखो बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा का मतलब होता है, विद्युत धारा को हम लिखते हैं आई से, और आई बराबर लिख देते हैं क्यू अपॉन में टी, यानी आवेश और आवेश में लगा समय, ठीक है। और आवेश का मात्रक होता है कुलोम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका देखो एक तो मतलब इसका इकाई बन जाता है फॉर्मूला कुलोम प्रति सेकेंड, ठीक है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, एम्पियर के नाम से जानते हैं। ये बात आप याद रखो मेरे दोस्तों। और ये जो वोल्ट है ना, ये वोल्ट ये किसका मात्रक होता है, तो आप बताओगे विभव या विभवांतर का मात्रक। सर ओम किसका मात्रक है, तो आप बताओगे मेरे दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक। सर वोट किसका है, तो मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि वोट तो किसका मात्रक है, शक्ति का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चार के चार ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन किया गया। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, गजब का क्वेश्चन। देखो शुक्र ग्रह है, मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। देखो सबसे बड़ा ग्रह की बात पूछ लेना अगला, तो आप बताओगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बताओगे बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन सा है, बुध। ये जो शनि ग्रह है ना, शनि ग्रह, इसको पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह ये आपके सामने है। अब इसमें देखो मंगल ग्रह जो है इसको कहा जाता है लाल ग्रह। क्या कहा जाता है, लाल ग्रह। क्यों कहा जाता है सर, क्योंकि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की धूल पाई जाती है, तो बी ऑप्शन के साथ में जाना होगा। और शुक्र ग्रह जो है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहिन कहते हैं। वाह भाई, पृथ्वी की जुड़वा बहिन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। तो चार ग्रह आपके सामने, चारों का एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 3 4 5। तो देखिएगा ये मानव का हृदय 4 कक्षीय होता है, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन के साथ में जाना होगा, जिसमें दो तो होते हैं आलिंद यानी ओरिकुलर, और दो होते हैं निलय जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूध में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। साइट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है। तो याद रखना दूध में पाए जाने वाला अम्ल, और दूध भी मेरे दोस्तों कैसा होना चाहिए, वो खट्टा होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। या फिर क्या लिखा आ सकता है एग्जाम में, दही। तो आप जाओगे लैक्टिक अम्ल के पास में, बी ऑप्शन के पास में। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने, गतिशील वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज होती है, रासायनिक होता है,
गतिज ऊर्जा होता है या फिर उष्मा ऊर्जा होता है? तो मेरे दोस्तों याद रखना, यानी एनर्जी पोटेंशियल की बात करते हैं 1/2 mv², इसको गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला देखो, निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चलती? क्योंकि उसमें क्या नहीं होता सर? तो माध्यम नहीं होता। तो बी ऑप्शन के साथ मेरे दोस्तों चले जाना, निर्वात में माध्यम नहीं होता इसलिए ध्वनि संचरित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर में शुद्ध रक्त शुद्ध कौन करता है? ऐसा पूछा। यकृत है, गुर्दा है, फेफड़ा है, हृदय है? मैं कहता हूं इसका भी 70% विद्यार्थी जो है वो आंसर सही नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करने का काम किसका? लीवर का है, गुर्दा। और गुर्दा का मतलब मेरे दोस्तों वृक्क है, या आप क्या पढ़ सकते हो इसको, किडनी पढ़ सकते हो मेरे दोस्तों। क्या पढ़ सकते हो? किडनी। तो याद रखना, ब्लड को फिल्टर करने का काम किडनी का ही होता है। तो बी ऑप्शन के साथ में आपको जाना होगा। अगला प्यारा सा क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? अब मैं देखता हूं फिर से वो चैलेंज आपके लिए, इसका भी 70% विद्यार्थी सही आंसर नहीं दे पाएंगे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम? तो मेरे दोस्तों याद रखना, सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। और यदि हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरी सबसे हल्की गैस जो है वो है हीलियम। ये बात भी आपको याद रखना है। तो देखो देखो, दो क्वेश्चन क्लियर करवा रहा हूँ। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, और लेकिन हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है, या ऐसा पूछ ले दूसरी हल्की गैस, तो हीलियम 2 नंबर पे आती है। यह बात भी आपको अपनी खोपड़ा में फिट कर लेना है। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग रियर व्यू मिरर देखने में होता है? तो उत्तल दर्पण का होता है। साइड ग्लास के रूप में यदि बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वाहन जो है, बाइक जो है, उनके साइड में लगा हुआ दर्पण जो पीछे के वाहन को देखने का काम करता है या पीछे के दृश्य को देखने का काम करता है, तो उत्तल होता है। ठीक है। अगला प्यारा सा क्वेश्चन, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो देखो, जीवन की सबसे छोटी इकाई उत्तक है, अंग है, कोशिका है, परमाणु है? तो करेक्ट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो देखो, जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है सेल, यानी कोशिका। कोशिका से बॉडी की शुरुआत होती है। देखो, कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो हम बताएंगे कि रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक था। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज करने वाला वैज्ञानिक था एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक। अब मेरे दोस्तों आपको बताना कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब और किस में की, ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। सेशन कैसा लगा ये जरूर बताएंगे आपको। तो देखो, बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के साथ में, कम संख्या वाले प्रश्नों के साथ में भी मैं ऑप्शन का पूरा विस्तार से विश्लेषण करूंगा, ताकि आपको एग्जाम क्रैक करने का सपना जो है वो पूरा हो सके। तो इसी प्रकार की क्लास के साथ में मेरे दोस्तों फिर मिलेंगे। सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, लगातार जुड़ना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी रहेगी। हम शानदार कंटेंट के साथ में आपको डेली रूबरू हो जाएंगे, और आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद लगाने का काम करेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।